सुपर जीन 2 एवोल्यूशन। अध्याय 36 कोकून से बाहर निकलना। अनुवादक 54,96,90,339। वेई वुफू ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की। लगभग उसी क्षण जब उत्परिवर्तित प्राणी ने अपना कांटा उठाया, उसने एक हाथ छोड़ा और अपने बगल की रेत से एक कंकड़ पकड़ा और प्राणी द्वारा फेंके गए कांटे पर अपनी पूरी ताकत से फेंका। दुर्भाग्य से कंकड़ बहुत छोटा था और पर्याप्त मजबूत नहीं था। लाल कांटे से टकराने पर यह चूर्ण में बिखर गया, जिससे इसका प्रक्षेपवक्र थोड़ा विक्षेपित हो गया। लेकिन ये केवल एक मामूली विक्षेपण था। कांटा मूर्ति की ओर उड़ता रहा। ये सब वेई वुफू कर सकता था, क्योंकि उसके पास उपयोग करने के लिए कुछ भी नहीं था और उसके पैर हिलने में असमर्थ थे। वह फेंके गए कांटे को पकड़ नहीं सका। कांटा मूर्ति में घुस गया और वास्तव में उसमें छेद कर गया, जिससे वेई वुफू कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। आदिम अंडे साधारण लगते थे, लेकिन वास्तव में असाधारण थे। उनकी ताकत सामान्य स्टील म्यूटेंट अंडे की तुलना में बहुत अधिक थी, और उन्होंने जो मूर्तियां बनाईं, वे सामान्य स्टील बॉडी की तुलना में अधिक टिकाऊ थीं। हालांकि उत्परिवर्तित प्राणी मिश्र धातु स्तर का था, लेकिन पत्थर की वजह से कांटे की ताकत कुछ हद तक कम हो गई थी, और मूर्ति की अपनी मजबूती को देखते हुए इसे इतनी आसानी से छेदा नहीं जाना चाहिए था। जिस आसानी से इसे छेदा गया, उसका मतलब केवल यह था कि मूर्ति की ताकत वेई वुफू की अपेक्षा से बहुत कम थी। ये कैसे हो सकता है? ये सही नहीं है, तुलना बहुत कमजोर है। वेई वुफू खुद से बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सका। वह जो सोच रहा था वह ये था कि ताकत इतनी कम क्यों थी। कुछ गड़बड़ थी। दूसरों की तुलना में जिन्होंने प्राइमल अंडे का उपयोग करके मूर्तियां बनाई थीं, लिनशेन की मूर्ति बहुत कमजोर थी। किसी कारण से उसने जो कहा वह अलग निकला। उत्परिवर्तित प्राणी को लिनशेन से कुछ विशेष लगाव था। उसे नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि लिनशेन ने उसके दबाव बिंदु पर प्रहार किया था या किसी और कारण से। भले ही मूर्ति को छेद दिया गया था, लेकिन उत्परिवर्तित प्राणी अथक था और वेई वुफू को कदम दर कदम मूर्ति की ओर खींचता रहा। अपने पैरों से बल लगाने में असमर्थ और अपनी बाहों से प्राणी के पैरों को लपेटे हुए, वेई वुफू उसे मूर्ति की ओर बढ़ने से नहीं रोक सका। जैसे ही वेई वुफू का दिमाग उत्परिवर्तित प्राणी को रोकने और समय खरीदने का तरीका खोजने लगा, प्राणी अचानक अपने आप रुक गया। क्या हुआ था, इस बारे में अनिश्चित, वेई वुफू ने मूर्ति की स्थिति को देखने के लिए अपना सिर उठाया। ये जानना चाहा कि क्या हुआ था और उत्परिवर्तित प्राणी अपने आप क्यों रुक गया था। उस दिशा में देखते हुए वेई वुफू ने देखा कि मूर्ति में फंसा लाल कांटा अब भाप छोड़ रहा था, जो पल पल सघन होता जा रहा था। थोड़ी ही देर में लाल कांटे का धातु का शाफ्ट धीरे धीरे सुनहरा लाल हो गया, रंग में चमकीला होता गया, जो लाल गर्म स्टील जैसा दिख रहा था। वास्तव में वेई वुफू और उत्परिवर्तित प्राणी दोनों ने लाल कांटे से निकलने वाली चिलचिलाती गर्मी को महसूस किया था, अन्यथा प्राणी रुकता ही नहीं। कुछ ही पलों में लाल कांटा पूरी तरह से पारदर्शी सोने में बदल गया था, जो तीव्र गर्मी के तहत अपने पिघलने बिंदु के करीब पहुंचने वाले स्टील की तरह दिखता था। वेई वुफू को यह समझना मुश्किल हो गया कि इतना अधिक तापमान क्यों था। बेस म्यूटेशन स्टील फोजिंग नहीं था। इतने अधिक तापमान पर लोग राख में बदल जाएंगे। बेस म्यूटेशन से गुजरना तो दूर की बात है। क्या ये हो सकता है कि प्राइमल एग की ऊर्जा बहुत अधिक है, जिससे इतनी अधिक गर्मी पैदा हो रही है? तब लिनशेन को बर्बाद होना ही चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि जो लोग अतीत में बेस म्यूटेशन नंबर 14 से गुजरने की कोशिश करते थे, वे सभी मर गए। इतनी भयानक ऊर्जा के साथ लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एक स्टील बॉडी भी इसका सामना नहीं कर पाएगी और पिघल जाएगी। वेई वुफू ने खुद को अंधेरे में सोचा। उत्परिवर्तित प्राणी भी लाल गर्म कांटे को हैरान चेहरे के साथ देख रहा था। कांटा उसके शरीर जितना ही कठोर था, और अगर कांटा उस तरह से जल सकता था तो उसका भी यही हश्र होगा, जिसने उसे अनिश्चित और सतर्क बना दिया। दृश्य एक भयानक शांति में बदल गया। जीवन मृत्यु संघर्ष की तात्कालिकता गायब हो गई, फिर भी तनाव और भी बढ़ गया। जैसे ही कांटा पिघलने वाला था, उस महत्वपूर्ण क्षण में जब वह न तो ठोस था और न ही तरल, अचानक बर्फीली ठंड का एक झोंका फूट पड़ा। कांटे का तापमान तेजी से गिर गया, एक पल में सोने से लाल हो गया। ठंडा होने के बाद, हालांकि अभी भी लाल, कांटा अर्धपारदर्शी हो गया, जैसे कि वह धातु से क्रिस्टल में बदल गया हो। उत्परिवर्तित प्राणी की आंखों में एक जंगली खुशी का भाव दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि उसका कांटा वास्तव में क्रिस्टल बेस सामग्री बन गया था। क्रैक! जैसे ही उत्परिवर्तित प्राणी अपने आश्चर्य में आनंदित हो रहा था, कांटा अचानक टूट गया, जैसे टेम्पर्ड ग्लास अनगिनत क्रिस्टलीय कणों में टूटकर रेत पर गिर गया हो। लिनशेन, क्या वह मर गया है? वेई वुफू ने यह दृश्य देखा। उसे लगा कि मूर्ति के अंदर लिनशेन निश्चित रूप से मर गया होगा। चूंकि मिश्र धातु का कांटा भी इस तरह खत्म हो गया था, इसलिए मूर्ति के अंदर लिनशेन निश्चित रूप से मर गया होगा। भले ही लिनशेन शुरुआती अत्यधिक गर्मी को झेल सकता था, लेकिन वह अंतिम ठंड से बच नहीं सकता था। यह उल्लेख नहीं करना चाहिए कि लिनशेन में बेस म्यूटेशन नहीं है, यहाँ तक कि मिश्र धातु म्यूटेटर भी शायद जीवित नहीं बचेंगे, और मिश्र धातु का कांटा इसका सबसे अच्छा सबूत था। उत्परिवर्तित प्राणी भी ऐसा ही सोचता हुआ प्रतीत हुआ, क्योंकि उसकी नज़र मूर्ति से हटकर वेई वुफू पर चली गई थी, जो उसके पैर को गले लगा रहा था।
क्रैक, एक और तीखी आवाज ने वेई वुफू और उत्परिवर्तित प्राणी का ध्यान वापस मूर्ति की ओर खींचा। एक पल में मूर्ति पर घनी दरारें दिखाई दी और अगले ही पल पूरी मूर्ति एक धमाके के साथ टूट गई, जिससे एक आकृति प्रकट हुई जो उसके भीतर समा गई थी। कवच, जो दर्पणों से बना हुआ था, एक लंबे और मजबूत शरीर से कसकर चिपका हुआ था, जो दर्पणों से बने कवच की तरह अलग अलग कोनों से सूरज की रोशनी में चमक रहा था, स्वप्निल और मंत्रमुग्ध करने वाला। कवच पर प्रतिबिंबित आकाश और समुद्र ने इसमें रहस्य और गहराई का माहौल जोड़ दिया। उत्परिवर्तित प्राणी लिनशेन को घूर रहा था, अवचेतन रूप से अपना पैर उठाकर उस पर हमला करना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका पैर अभी भी वेई वुफू द्वारा मजबूती से पकड़ा हुआ था। मुक्त होने में असमर्थ, वह लड़खड़ा गया और लगभग गिर गया। वेई, इसे जाने दो, लिनशेन की आवाज़ कवच के भीतर से आई। वेई वुफू क्षण भर के लिए चौंक गया, हैरान था कि लिनशेन अब हमला क्यों नहीं कर रहा था और इसके बजाय उसे उत्परिवर्तित प्राणी को छोड़ने के लिए कह रहा था। ये व्यक्ति एक मिश्र धातु स्तर का उत्परिवर्तित प्राणी था, न कि कोई साधारण मिश्र धातु प्राणी। प्राइमल एग से स्टील लेवल बेस म्यूटेशन में वास्तव में अपने स्तर से परे मारने की क्षमता हो सकती है, लेकिन यह आसान नहीं था। इसके अलावा चूंकि प्रतिद्वंद्वी एक मिश्र धातु उत्परिवर्तित प्राणी था और लिनशेन ने बेस म्यूटेशन में स्टील लेवल बनने में सफलता प्राप्त की थी, इसलिए वह संभवतः इतना मजबूत नहीं होना चाहिए था। फिर भी वेई वुफू ने लिनशेन के निर्देशानुसार जाने दिया और उत्परिवर्तित प्राणी, जो अब ताकत से मुक्त हो चुका था, तुरंत लिनशेन की ओर नहीं बढ़ा। इसकी माणिक जैसी आंखें अनिश्चित रूप से लिनशेन को देख रही थीं। इसने लिनशेन पर हमला नहीं किया, लेकिन दूसरी ओर लिनशेन ने उसकी ओर कदम बढ़ाया। प्रत्येक कदम के साथ उसके शरीर पर दर्पण जैसा स्टील कवच अनंत गर्मी विकीर्ण करने लगा, जो लाल सुनहरा फिर सुनहरा पीला हो गया। कवच की चमक अपनी गर्मी के साथ जीवन से जलते हुए एक पवित्र योद्धा की तरह लग रही थी। उत्परिवर्तित प्राणी सहज रूप से आधा कदम पीछे हट गया। अगले ही पल जीव अपनी कायरता पर क्रोध से भर गया। ऐसा लग रहा था कि वह ये स्वीकार करने में असमर्थ था कि वह एक स्टील जीव से डर गया था। जैसे ही वह लिनशेन पर पागलों की तरह हमला करने वाला था, उसने अचानक लिनशेन के चमचमाते कवच से हिंसक रूप से सफेद भाप उठते हुए देखा। चमचमाते कवच पर तापमान तेजी से गिर रहा था, अब उसकी चमकीली चमक दिखाई नहीं दे रही थी। उत्परिवर्तित जीव ने लिनशेन को बढ़ते कोहरे के बीच से आते देखा। उसकी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं, मानो उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। क्षणभंगुर दृश्यता में, जहां कोहरा स्पष्ट नहीं हो सकता था, लिनशेन का कवच एक अर्धपारदर्शी क्रिस्टल अवस्था में दिखाई दिया। बस इस दृश्य को देखकर उत्परिवर्तित जीव ने आवारा कुत्ते की तरह तेजी से पीछे हटने में संकोच नहीं किया, मुड़ गया और समुद्र में डूब गया, हताश होकर गहरे पानी की ओर गोता लगाने लगा। क्रिस्टल बेस लेवल। वेई वुफू ने लिनशेन को देखा जो कोहरे से बाहर आया था। अर्धपारदर्शी क्रिस्टलीय कवच सूरज की रोशनी में एक स्पष्ट और उज्ज्वल चमक बिखेर रहा था, जो दर्पण कवच की तुलना में और भी अधिक स्वप्निल और अथाह था। अध्याय 37 सुपर बेस चेंज। अनुवादक 54,96,90,339। वेई, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लूंगा, चलो पहले कोई छिपी हुई जगह ढूंढते हैं। लिनशेन ने वेई वुफू के पास जाकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरे पास हाथ हैं। वेई वुफू ने अपने शरीर को दोनों हाथों से सहारा दिया और आगे की ओर रेंगते हुए आगे बढ़ा, फिर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। लिनशेन लगभग उसके साथ नहीं चल पा रहा था, यहाँ तक कि दो पैरों पर चलते हुए भी। दोनों ने रीफ क्षेत्र में अपना रास्ता बनाया और अंततः एक अपेक्षाकृत छिपी हुई चट्टान के पीछे छिप गए। जैसे जैसे वे यात्रा कर रहे थे, लिनशेन के शरीर पर अर्धपारदर्शी कवच धीरे धीरे धुंधला हो गया और अब बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं था। थोड़ी देर बैठने के बाद ये पहले के दर्पण जैसे स्टील कवच जैसा दिखने लगा। बेशक लिनशेन संभवतः क्रिस्टल बेस स्तर पर नहीं हो सकता था, ये बस बहुत समान लग रहा था। चट्टान के सहारे झुकते हुए लिनशेन ने अपनी कलाई घड़ी पर प्रदर्शित जानकारी की जांच की। उपयोगकर्ता सुपर बेस स्टील क्रिएचर इवोल्वेबल। ताकत 11, गति 11, कठोरता 11, कठोरता 11, बेस म्यूटेशन दर 1%, जीवन रूप सैद्धांतिक जीवन शक्ति सीमा 200 वर्ष, बेस चेंज टैलेंट सुपर बेस चेंज। सुपर बेस स्टील क्रिएचर एक और शब्द था जिसके बारे में लिनशेन ने नहीं सुना था, जिसके बारे में उनका अनुमान था कि यह म्यूटेशन से मेल खा सकता है या शायद म्यूटेशन से एक ग्रेड ऊपर हो सकता है। क्या ये सुपर बेस असफल सुपर बेस इवोल्यूशन के ऑनफायर सीड से संबंधित हो सकता है? लिनशेन ने अनुमान लगाया। चारों ओर 11 थे, जो लिनशेन द्वारा स्टील लेवल पर सुने गए पूर्ण मानों से थोड़ा अधिक था। डेथ पाउडर के पिछले मामले को एक उदाहरण के रूप में देखते हुए लिनशेन को आश्चर्य नहीं हुआ। बेस म्यूटेशन रेट शब्द कुछ ऐसा था जिसके बारे में लिनशेन ने पहले भी सुना था, लेकिन इतने विस्तृत डेटा के साथ नहीं। स्टील लेवल से अलॉय लेवल तक आगे बढ़ने के लिए बेस म्यूटेशन फ्लूइड को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है।
जितना अधिक बेस म्यूटेशन फ्लूइड अवशोषित होगा और इसकी गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी, अलॉय लेवल तक आगे बढ़ने की सफलता दर उतनी ही अधिक होगी। ऐसा लगता था कि यह बेस म्यूटेशन दर बेस म्यूटेशन द्रव को अवशोषित करने के बाद सफल बेस म्यूटेशन की संभावना का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व था। जीवन रूप सैद्धांतिक जीवन शक्ति सीमा सैद्धांतिक अधिकतम जीवन काल को संदर्भित करती है। बेस म्यूटेशन से पहले यह 100 साल था, अब ये 200 साल है, दोगुना हो गया है। बेस चेंज टैलेंट सुपर बेस चेंज ने लिन शेन के स्टील बॉडी को क्रिस्टल बेस लेवल पर दिखाया। विस्तृत जानकारी के बिना सुपर बेस चेंज की अपनी समझ के आधार पर लिन शेन ने सोचा कि यह टैलेंट कुछ हद तक ग्लास पर इस्तेमाल की जाने वाली टेम्परिंग प्रक्रिया या स्टील फोजिंग के दौरान आमतौर पर लागू होने वाले हीट ट्रीटमेंट के समान है। ग्लास टेम्परिंग और स्टील हीट ट्रीटमेंट दोनों ही, संक्षेप में, ऐसी तकनीकें हैं जहां ग्लास या स्टील को वास्तव में पिघले बिना लगभग पिघलने वाले बिंदु तक गर्म किया जाता है। इसके बाद ग्लास या स्टील की ताकत बढ़ाने के लिए तेजी से ठंडा किया जाता है। स्टील बॉडी को सुपर बेस चेंज द्वारा दिए जाने वाले लाभ बहुत समान थे, लेकिन अंतर भी थे। गर्म करने के बाद कांच या स्टील की कठोरता कम हो जाती है। इस अवधि के दौरान कठोरता कम हो जाती है। तेजी से ठंडा होने के बाद ही कठोरता बढ़ती है। सुपर बेस चेंज के साथ गर्म करने की प्रक्रिया के दौरान न केवल कठोरता कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती रही। तेजी से ठंडा होने के बाद कठोरता और भी अधिक बढ़ गई। ये केवल कठोरता में सुधार नहीं था, इस प्रक्रिया के दौरान सभी आंकड़े काफ़ी बढ़ गए, साथ ही गति और ताकत भी एक साथ बढ़ गई। सुपर बेस चेंज में भी इसकी कमियां थीं। कांच और स्टील एक बार गर्मी से उपचारित होने के बाद सामान्य रूप से बढ़े हुए प्रभावों को स्थायी रूप से बनाए रखते थे। हालांकि सुपर बेस चेंज अनिश्चित काल तक अपना प्रभाव बनाए नहीं रख सकता था और धीरे धीरे अपनी पिछली स्थिति में वापस आ जाता था। इसके अलावा सुपर बेस चेंज का उपयोग करने से बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती थी। ठीक अभी की तरह लिन शेन को लगा कि उसका शरीर खोखला हो गया है और उसे बहुत भूख लगी है। वह स्टील बॉडी की स्थिति को बनाए रखने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। अपने स्टील बॉडी को निष्क्रिय करने के बाद लिन शेन ने स्टील थॉर्न टर्टल से कुछ बेस म्यूटेशन फ्लूइड निकाला जिसे उसने पहले इकट्ठा किया था और उसे निगल लिया। अगर विकल्प दिया जाता तो लिन शेन इस अप्रसंस्कृत बेस म्यूटेशन फ्लूइड को सीधे पीना नहीं चाहते, लेकिन अभी उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे केवल अपनी ऊर्जा को फिर से भर सकते थे। कई घूंट पीने के बाद बेस म्यूटेशन फ्लूइड उनके पेट में चला गया और लिन शेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे पानी में मिला सूखा स्पंज तेजी से तरल पदार्थ को सोख रहा हो। लगातार बेस म्यूटेशन फ्लूइड पीने से लिन शेन को लगा कि उनकी हालत में काफ़ी सुधार हुआ है। बेस म्यूटेशन फ्लूइड पीने के कुछ समय बाद ही उनकी कलाई घड़ी फिर से कंपन करने लगी। स्टील बेस म्यूटेशन फ्लूइड को अवशोषित करना, बेस म्यूटेशन दर जोड़ 0। स्टील बेस म्यूटेशन फ्लूइड को अवशोषित करना, बेस म्यूटेशन दर जोड़ 0। लिन शेन ने इतना बेस म्यूटेशन फ्लूइड पी लिया था, फिर भी उनकी बेस म्यूटेशन दर में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। क्या आपको कुछ चाहिए? लिन शेन ने बेस म्यूटेशन फ्लूइड से भरा पानी का थैला वेई वुफू को दिया। वेई वुफू ने औपचारिकता नहीं निभाई, पानी की थैली ली, खूब पी, अपना मुंह पोंछा और उसे लिन शेन को लौटा दिया। उत्परिवर्तन। वेई वुफू ने लिन शेन से पूछा, आपने मुझे जो बेस म्यूटेशन एग दिया है, क्या वह म्यूटेंट बेस म्यूटेशन एग है? लिन शेन ने सोचा और फिर पूछा। ऐसा लग रहा था कि वेई वुफू को उस बेस म्यूटेशन एग की असली गुणवत्ता के बारे में पता नहीं था। नहीं, प्राइमल एग नंबर 14, वेई वुफू ने जवाब दिया। लिन शेन ने कुछ निराशा के साथ कहा, बूढ़े वेई, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे जटिल चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है। क्या आप कृपया सरल शब्दों में बात कर सकते हैं? सामाजिक चिंता, बोलना मुश्किल है, वेई वुफू ने जवाब दिया। आप, सामाजिक चिंता? लिन शेन ने अजीब भाव से वेई वुफू को देखा। कौन सोच सकता था कि यह लंबा, मजबूत आदमी, हमेशा शांत और बर्फीले चेहरे के साथ, कमजोर मानसिक दृढ़ता वाले लोगों को सामाजिक रूप से चिंतित कर देता है, खुद भी सामाजिक चिंता से ग्रस्त होगा। तो चलो बस धीरे धीरे बात करते हैं। लिन शेन के पास वेई वुफू के साथ धैर्यपूर्वक बातचीत जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने बेस म्यूटेशन के दौरान उसे पहले ही एहसास हो गया था कि बेस म्यूटेशन अंडे में कुछ गड़बड़ है। पूरी बेस म्यूटेशन प्रक्रिया उससे बहुत अलग थी जो उसने पहले सुनी थी। बेस म्यूटेशन के दौरान उसे सचमुच ऐसा लगा जैसे उसका शरीर पिघल रहा है और उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। एक ऐसा विचार जिसने लिन शेन को पीछे मुड़कर देखने पर अभी भी सिहरन पैदा कर दी। वेई वुफू के साथ एक लंबी बातचीत के बाद लिन शेन को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। मुझसे पहले 6 लोग मर चुके हैं। लिन शेन को अचानक ठंड का एहसास हुआ। वेई वुफू के अनुसार प्राइमल एग का इस्तेमाल करने वाले बेस म्यूटेटर मजबूत या कमजोर हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे कमजोर भी एक म्यूटेंट बेस म्यूटेटर था जो नियमित बेस म्यूटेटर से काफ़ी मजबूत था। वेई वुफू को खुद ज़्यादा जानकारी नहीं थी क्योंकि प्राइमल एग का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर बेस म्यूटेटर आसानी से अपने बेस म्यूटेशन की जानकारी नहीं देते थे। उनके बारे में ज़्यादातर डेटा वास्तविक युद्ध में उनके प्रदर्शन से अनुमानित था।
हालांकि एक बात तो तय थी, वेई वुफू एक बेस म्यूटेटर था जिसने प्राइमल एग का इस्तेमाल किया था, एक म्यूटेंट स्टील क्रिएचर के रूप में शुरुआत की और अलॉय लेवल पर आगे बढ़ने के बाद वह एक म्यूटेंट अलॉय क्रिएचर बन गया। वेई वुफू से लिन शेन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी सीखी। म्यूटेंट बेस म्यूटेटर केवल म्यूटेंट प्राणियों से बेस म्यूटेशन फ्लूइड को अवशोषित करके अपने बेस म्यूटेशन दर को बढ़ा सकते हैं, नियमित बेस म्यूटेशन फ्लूइड उनके लिए अप्रभावी था। मुझे सुपर बेस प्राणी कहाँ मिलना चाहिए? लिन शेन ने खुद को मुस्कुराते हुए कहा, यह सुनिश्चित नहीं था कि उसकी वर्तमान स्थिति एक आशीर्वाद थी या अभिशाप। अगर वह सुपर बेस प्राणी नहीं पा सका तो क्या वह हमेशा के लिए स्टील लेवल पर फंस जाएगा, संभवतः अपने जीवनकाल में आगे की सफलता हासिल करने में असमर्थ। बूढ़े वेई, क्या आपका पैर ठीक है? लिन शेन ने वेई वुफू को देखते हुए पूछा, लेकिन वेई वुफू ने चुप रहने का इशारा किया। लिन शेन ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और चट्टानों के बीच की खाई से झांकते हुए वेई वुफू की निगाहों का अनुसरण किया। उसने जो देखा उससे वह आश्चर्य में डूब गया। मैं क्या देख रहा हूँ? क्या वह एक देवदूत है? मैं संभवतः मरा नहीं हो सकता, है न? क्या ये दुनिया पौराणिक स्वर्ग है? लिन शेन ने एक खूबसूरत प्राणी को देखा जिसकी पीठ पर सफ़ेद लबादा और सफ़ेद पंख थे, सुनहरे घुंघराले बाल थे, जो समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। ये स्पष्ट रूप से कोई बेस वेरिएंट प्राणी नहीं था, यहाँ तक कि उसके मानव होने की संभावना भी कम थी। लिन शेन केवल अनुमान लगा सकता था कि यह पौराणिक कथाओं का कोई प्राणी था। अध्याय 38 समुद्र और आकाश की लड़ाई। अनुवादक 54,96,90,339। बैकक्वोट। नहीं, मरा नहीं, नहीं, ग्रह, वेई वुफू ने दबी हुई आवाज में कहा। तुम्हारा मतलब है हम दूसरे ग्रह पर हैं? तो वह आदमी जो एक देवदूत की तरह दिखता है एक एलियन है। लिन शेन समझ गया कि वेई वुफू का क्या मतलब था, लेकिन वह और भी हैरान हो गया। उसने शुरू में सोचा था कि वह लौकी पर्वत के भीतर एक गुफा स्वर्ग के अंदर है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने ग्रह को छोड़कर दूसरे ग्रह पर पहुंच जाएगा। हाँ, वेई वुफू ने निश्चितता के साथ पुष्टि की, उसकी नज़र अभी भी समुद्र के ऊपर उड़ते हुए देवदूत पर टिकी हुई थी। फिर उसने कहा, दिव्य, खतरनाक। तुम्हें कैसे पता कि वह दिव्य है? लिन शेन ने हैरान होकर पूछा। पहले कई खतरनाक। ब्रह्मांड, मानव, बहुत कमज़ोर। वेई वुफू ने एक बार फिर खतरनाक शब्द पर जोर दिया। वेई वुफू का मतलब यह था कि वह पहले भी कई सेलेस्टियल का सामना कर चुका था और वे बेहद खतरनाक जीव थे। ब्रह्मांड में मनुष्य एक बहुत ही कमज़ोर जाति है। तो तुम कह रहे हो तुम पहले भी दूसरे ग्रहों पर जा चुके हो और उनमें से कई पर? लिन शेन और भी हैरान था। हाँ, वेई वुफू ने फिर से सिर हिलाया, उसकी नज़र अभी भी समुद्र के ऊपर सेलेस्टियल पर टिकी हुई थी। ये दुनिया मेरी कल्पना से कहीं ज़्यादा जटिल है, लिन शेन ने सोचा, क्योंकि उसने देखा कि सेलेस्टियल की कलाई पर एक काली वस्तु थी जो उनके टेलीपोर्टर के समान थी, हालांकि वह दूरी के कारण विवरण नहीं देख सका। लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं कि बेस वेरिएंट जीव अलौकिक प्राणी थे, लेकिन ये हमेशा से सिर्फ अटकलें ही थीं। अब ऐसा लग रहा था कि यह महज अनुमान नहीं था। जो लोग सच्चाई जानते थे उन्होंने किसी कारण से इसे छिपाए रखना चुना था। ऐसा लग रहा था कि सेलेस्टियल समुद्र की सतह पर कुछ खोज रहा था। वह कई बार आगे पीछे उड़ रहा था, लेकिन वह जो खोज रहा था उसे पाने में असमर्थ था। काफ़ी देर तक समुद्र के ऊपर मंडराते रहने के बाद जब लिन शेन को लगा कि सेलेस्टियल को वह नहीं मिला है जो वह चाहता था और वह उड़ने ही वाला था, तो उसने देखा कि सेलेस्टियल बीच हवा में ही रुक गया। वह क्या कर रहा है? लिन शेन दूरी के कारण हाथ बढ़ाने के सेलेस्टियल के इशारे का उद्देश्य नहीं समझ पाए। लिन शेन ने वेई वुफू की ओर देखा, जिसने अपना सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि उसे भी नहीं पता कि सेलेस्टियल क्या कर रहा था। जब दोनों देख रहे थे तो उन्होंने अचानक देखा कि सेलेस्टियल के नीचे समुद्र का पानी नाटकीय रूप से बढ़ने लगा, जिसमें लहरें पहले से कहीं ज्यादा बड़ी थीं। अचानक समुद्र की सतह एक स्प्रे में फट गई और एक विशाल आकृति लहरों के बीच से हवा में उछली, आकाश में मंडरा रहे सेलेस्टियल की ओर तेजी से बढ़ी। क्रिस्टल आधारित प्राणी। लिन शेन का मुंह क्रिस्टल आधारित प्राणी के आकार और सुंदरता को देखकर विस्मय में खुला रह गया। इसका पूरा शरीर एक नीला नीला रंग था जो नीलम समुद्र जैसा था, बहुत कुछ पौराणिक क्रिस्टल निगलने वाले विशालकाय सर्प की तरह। इसके शरीर का वह हिस्सा जो समुद्र की सतह को तोड़कर बाहर आया था, पहले से ही दर्जनों मीटर लंबा था। सूर्य की रोशनी में इसके नीले शरीर के अनगिनत तराजू प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहे थे, जो अत्यंत चमकदार और शानदार था। इतना विशाल प्राणी, कौन जानता था कि इसका वजन कितने टन था? समुद्र से इसके उभरने की गति वास्तव में एक प्रकार की स्वर्ग भक्षण करने वाली भव्यता थी। लिन शेन सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। ये कल्पना करना कठिन है कि इतने मजबूत गुरुत्वाकर्षण वाले ग्रह पर इतने विशाल आकार के जीव हो सकते हैं। क्या किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण जितना मजबूत नहीं होगा, जीव उतने ही छोटे नहीं होंगे? अगर मैं इस अजगर के बेस म्यूटेशन अंडे को ढूंढ सकता हूं और असीम शक्ति अनुबंध के साथ रक्त वाचा पर हस्ताक्षर कर सकता हूं, तो मेरी ताकत कितनी शक्तिशाली हो जाएगी। कितना अफसोस है।
अजगर का मुंह हवा में आकाशीय की ओर निगल रहा था, जो अजगर की तुलना में दयनीय रूप से छोटा था। अगले ही पल लिन शेन ने देखा कि सेलेस्टियल का सफ़ेद लबादा फट गया और उसके शरीर के भीतर से एक सफ़ेद जैद जैसा पदार्थ तेजी से बाहर निकल आया, जिसने उसे तुरंत पूरी तरह से ढक दिया और सफ़ेद जैद के कवच में जम गया, यहाँ तक कि उसकी पीठ पर लगे पंख भी जैद की एक पतली परत से लिपटे हुए थे। दूर से सेलेस्टियल क्रिस्टलीय सफ़ेद जैद से गढ़ी गई एक देवदूत योद्धा की मूर्ति जैसा लग रहा था, जिसके राजसी रूप से पवित्रता झलक रही थी। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए सेलेस्टियल एक चौंके हुए हंस की तरह आसमान में उड़ गया और 1 फुट सफ़ेद जैद के साथ विशाल अजगर के सिर पर कदम रखा। बैकक्वोट अजगर मानो किसी भारी झटके से मारा गया हो, एक जबरदस्त धमाके के साथ वापस समुद्र में जा गिरा, जिससे कई दर्जन मीटर ऊंची लहरें उठीं। सेलेस्टियल ने हमला करने का मौका पकड़ा, पानी में अजगर पर हमला किया। इससे पहले कि वह उस तक पहुंचता, एक विशाल पूंछ अचानक उसके बगल की लहरों से बाहर निकली, जिसने सेलेस्टियल पर बहुत जोर से प्रहार किया। सेलेस्टियल के पास बचने का समय नहीं था। उसने झटका सहने के लिए अपने शरीर के सामने अपनी बाहें क्रॉस की और उसका शरीर तुरंत एक तोप के गोले की तरह उछल गया, जो समुद्र में गिरने से पहले हवा में दर्जनों मीटर तक उड़ गया। ऐसी भयानक ताकत से मारा जाना, यहाँ तक कि एक क्रिस्टल बेस लेवल भी इसका सामना नहीं कर सकता, है ना? लिन शेन ने खुद से कहा। अजगर पलट गया और पानी की सतह के नीचे भी गोता लगा लिया। समुद्र और भी अधिक अशांत हो गया। अनगिनत भंवरों ने पानी के स्तंभों को फव्वारों की तरह हिलाया और उगल दिया, जैसे ज्वालामुखी का लगातार विस्फोट हो रहा हो, जिससे आसपास का समुद्र लगातार उफान पर था। ऐसा लग रहा था कि सेलेस्टियल मारा नहीं गया था और वास्तव में पानी के नीचे अजगर के साथ युद्ध में लगा हुआ था। उसके पास स्पष्ट रूप से पंख हैं, लेकिन वह समुद्र में उस क्रिस्टल बेस लेवल एजियोर जायंट पायथन से लड़ने के लिए अपने लाभ को त्यागना चुनता है। क्या वह दिमागहीन है या उसकी ताकत इतनी महान है कि वह पर्यावरणीय प्रभावों की उपेक्षा कर सकता है? लिन शेन ने सोचा। मजबूत, वेई वुफू ने केवल एक शब्द कहा और यह स्पष्ट नहीं था कि वह सेलेस्टियल या अजगर का उल्लेख कर रहा था। अजगर के शरीर के कुछ हिस्से कभी कभी सतह पर आ जाते थे, लेकिन सेलेस्टियल को पानी को तोड़ते हुए नहीं देखा जा सकता था। अचानक उथल पुथल भरे समुद्र में 100 मीटर से अधिक ऊंचे पानी के स्तंभ के साथ विस्फोट हो गया और सेलेस्टियल का शरीर उसमें से बाहर फेंक दिया गया। अजगर छाया की तरह तेज लहरों के बीच से फटा, अपना स्वर्ग निगलने वाला मुंह खोला और एक ही घूंट में सेलेस्टियल को पूरा निगल लिया। सेलेस्टियल की हालत ठीक नहीं लग रही है, लिन शेन ने मन ही मन सोचा। लेकिन अगले ही पल लिन शेन ने अजगर के पेट में एक बड़ा छेद देखा और सेलेस्टियल उस छेद से बाहर निकल आया। धमाका, अजगर का शरीर मुक्त रूप से नीचे गिरा, समुद्र की सतह पर गिर गया। उग्र लहरें समुद्र तट पर आ गईं और उस क्षेत्र में बाढ़ आ गई जहां लिन शेन और वेई वुफू छिपे हुए थे। सौभाग्य से लहर तेजी से आई और उतनी ही तेजी से पीछे हट गई। जब पानी पीछे हटा तो सेलेस्टियल को अजगर के शरीर को कदम दर कदम समुद्र तट पर घसीटते हुए देखा गया। हो सकता है कि लड़ाई में सेलेस्टियल ने बहुत ज्यादा ताकत खर्च कर दी हो या अजगर का शरीर बहुत भारी था। पानी की उछाल के बिना सेलेस्टियल उसे समुद्र तट तक खींच सकता था, फिर वह उसे आगे नहीं ले जा सकता था। धमाका, सेलेस्टियल सीधे जमीन पर गिर गया और समुद्र तट पर निश्चल पड़ा रहा। बेस म्यूटेशन फ्लूइड अजगर के पेट के घाव से बहता रहा, लेकिन सेलेस्टियल में अभी भी कोई हलचल नहीं थी। वह मरा हुआ लग रहा था। तुम रुको, मैं जाता हूं। वेई वुफू ने अपने शरीर को अपनी बाहों से सहारा देते हुए अजगर के शरीर की ओर रेंगते हुए आगे बढ़ा। लिन शेन ने अनुमान लगाया कि वेई वुफू अजगर के बेस म्यूटेशन फ्लूइड को पीना चाहता था, शायद इससे उसके शरीर को ठीक होने में मदद मिलेगी। एक पल की हिचकिचाहट के बाद लिन शेन बाहर नहीं गया और चट्टानों के पीछे छिपता रहा। वेई वुफू करीब रेंगता हुआ आया, एक पल के लिए सेलेस्टियल को देखा, फिर सीधे अजगर के घाव के पास गया और बाहर बहते हुए नीले बेस म्यूटेशन फ्लूइड को पीना शुरू कर दिया। दोस्त, यह मेरा शिकार है। मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें अपने शिकार में से कुछ खाने के लिए आमंत्रित किया था। वेई वुफू के पीछे से एक कर्कश आवाज आई। वेई वुफू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि सेलेस्टियल धीरे धीरे जमीन से उठ रहा था और बर्फीली निगाहों से वेई वुफू को देख रहा था। अध्याय 39, पालतू कैप्सूल त्वरक। अनुवादक 54,96,90,339। एलियंस भी मंदारिन बोलते हैं। एंजल की बात सुनकर लिन शेन कुछ पल के लिए हैरान रह गया। 200 साल से भी ज्यादा पहले जब मानव तकनीक अपने चरम पर थी, तब कोई भी सौर मंडल से बाहर नहीं निकल पाया था। एलियंस की खोज तो दूर की बात थी। इसके अलावा मानवता कितने समय से अस्तित्व में है? मंदारिन कितने समय से अस्तित्व में है? अगर कोई मंदारिन के निर्माण के दिन से ही प्रकाश की गति से यात्रा करना शुरू कर दे तो भी शायद वे अब तक किसी एलियन ग्रह पर नहीं पहुंच पाए होंगे। एलियंस को मंदारिन सिखाने की तो बात ही छोड़िए। क्या मजाक है। लेकिन सेलेस्टियल की मंदारिन वाकई काफ़ी मानक थी। कम से कम लिन शेन को तो लगा कि वह निश्चित रूप से इसकी बराबरी नहीं कर सकता।
अपने शरीर पर लगे जेड कवच को गायब होते और अपने मूल रूप में वापस आते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए लिन शेन सेलेस्टियल को देखकर थोड़ा असहज महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। वेई वुफू ने अपने मुंह से बेस म्यूटेशन फ्लूइड पोंछा और थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, तुम मर जाओ, बर्बाद हो जाओ। लिन शेन ने वेई वुफू को समझा। वेई वुफू का मतलब यह था कि उसे लगा कि सेलेस्टियल मर चुका है और जमीन पर फैला बेस म्यूटेशन फ्लूइड बर्बाद हो गया। लेकिन सेलेस्टियल वेई वुफू को नहीं समझ पाया। शुरू में मुस्कुराता हुआ चेहरा धीरे धीरे ठंडा हो गया और उसने वेई वुफू को घूरते हुए कहा, तुम मुझे मरवाना चाहते हो। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें दोस्त कहकर गलत किया। तुम जैसे बेकार इंसान मेरे दोस्त बनने के लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हारे पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। लिन शेन को आखिरकार समझ में आ गया कि वेई वुफू सामाजिक रूप से चिंतित क्यों था। जिस तरह से वह बोलता था उससे सिर्फ उसे ही चिंता नहीं होती थी, दूसरे भी चिंतित होते थे। वेई वुफू को स्पष्ट रूप से लगा कि इसे समझाना बहुत मुश्किल है और उसने समझाना ही नहीं चुना। नाटक करो, तुम कमज़ोर, लेट जाओ, वेई वुफू ने कहा। सेलेस्टियल ने किसी तरह इसे समझ लिया और उसकी अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई। तुम कह रहे हो कि मैं दिखावा कर रहा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ और तुम चाहते हो कि मैं लेट जाऊँ और मर जाऊँ। तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, वेई वुफू ने फिर कहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक अपंग मिश्र धातु मानव ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है कि मैं कमज़ोर हूँ? फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझ तियानशिन में ताकत है या नहीं। सेलेस्टियल ने सीधे बैठे हुए वेई वुफू पर मुक्का मारा। लिन शेन ने मदद करने या न करने में संकोच किया। तियानशिन नामक दिव्य प्राणी उससे 2 स्तर ऊपर बहुत शक्तिशाली था। उसे विश्वास नहीं था कि वह तियानशिन को हराने के लिए 2 स्तर छलांग लगा सकता है। ऐसा लग रहा था कि वेई वुफू का चकमा देने का कोई इरादा नहीं था। एक हाथ जमीन पर टिकाकर और दूसरे को मुट्ठी में बंद करके उसने आने वाले मौके का सामना किया। जैसे ही दोनों मुट्ठियां टकराईं, लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि यह एक बराबरी का मुकाबला लग रहा था। बैठे हुए वेई वुफू के शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा विशालकाय अजगर के शरीर के खिलाफ पीछे की ओर झुक गया, जो कि एक जोरदार प्रहार नहीं लग रहा था क्योंकि वह जल्दी से फिर से सीधा बैठ गया। तियानशिन भी लड़खड़ाते हुए और लगभग जमीन पर गिरते हुए कई कदम पीछे हट गया। वेई वुफू अभी भी मिश्र धातु स्तर पर था, तियानशिन से एक स्तर नीचे, फिर भी यह संघर्ष बराबरी का था। लिन शेन को एहसास हुआ कि विशालकाय अजगर के साथ तियानशिन की हाल की लड़ाई ने उसे बहुत थका दिया था। अब वह पूरी तरह से थक चुका था और संभवतः घायल भी हो गया था, हालांकि यह सतह पर दिखाई नहीं दे रहा था। नाटक करना बंद करो, लेट जाओ, वेई वुफू ने तियानशिन से कहा। ये सुनकर तियानशिन ने अपने मुंह तक पहुंच चुके खून को जबरन निगल लिया, अपनी जगह पर खड़ा रहा और गुस्से में हंसा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक अपंग मिश्र धातु रैंक का कचरा मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम जैसे कचरे को मारना कितना आसान है। ये कहते हुए तियानशिन ने कहीं से एक बंदूक निकाली और बैरल को वेई वुफू की ओर तानते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम असभ्य किसान हो, क्या तुम पहचानते हो कि यह क्या है? स्वर्गीय लोग भी बंदूक का इस्तेमाल करते हैं। लिन शेन ने आश्चर्य से देखा। उसने सोचा था कि तियानशिन के शब्दों के बाद कुछ ऐसा होगा जो धरती हिला देगा, लेकिन ये केवल एक रिवॉल्वर निकला। पिस्तौल की शक्ति निश्चित रूप से वेई वुफू को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, जो खुद की तरह एक उत्परिवर्तित मिश्र धातु म्यूटेटर है। लिन शेन हैरान था कि वह इस समय बंदूक क्यों निकालेगा, क्या ये किसी तरह की हाई-टेक लेजर गन हो सकती है? लिन शेन ने शुरू में सोचा था कि वह कुछ शक्तिशाली बेस म्यूटेशन पालतू जानवर लाएगा। पालतू कैप्सूल पिस्तौल। वेई वुफू शायद ही कभी पूरा वाक्य बोलता था, उसकी आंखें अधिक गंभीर दिखती थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, एक जंगली और असभ्य गंवार, पेट कैप्सूल पिस्तौल को पहचानने की कुछ समझ रखते हो, तियानशिन ने थोड़े आश्चर्य के साथ कहा, लेकिन तुरंत अपने अहंकारी व्यवहार को वापस पा लिया और बंदूक पकड़ते हुए कहा, ये वास्तव में एक पेट कैप्सूल पिस्तौल है, लेकिन कोई साधारण नहीं, इसे एंजल रिवॉल्वर कहा जाता है। ये पैट्स की परिवर्तन गति को 44 तक बढ़ा देता है, जिसका अर्थ है कि यह क्रिस्टल बेस लेवल की गति से भी तेज है, जिससे पेट कैप्सूल बैरल से निकलने के तुरंत बाद ही पेट में बदल जाता है और यह 44 की गति से लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। क्या आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? वेई वुफू के जवाब का इंतजार किए बिना तियानशिन ने अशुभ रूप से कहा, और मेरी यह एंजल रिवॉल्वर, इसका आंतरिक संपीड़न स्थान 7 पेट कैप्सूल रख सकता है। अनुमान लगाओ कि मैंने इसमें कितने क्रिस्टल बेस लेवल पेट कैप्सूल लोड किए हैं। वेई वुफू चुप हो गया, बेशक वह जानता था कि इसका क्या मतलब है। एंजल रिवॉल्वर से निकली गोलियों से वह बच नहीं सकता था। अगर वह अपने शरीर से रोकने की कोशिश करता, भले ही वह अपने हाथ का इस्तेमाल ढाल के रूप में करता, फिर भी वह 44 की गति से उसकी ओर आ रहे क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों का सामना नहीं कर सकता था। एंजल रिवॉल्वर के अंदर कितने क्रिस्टल बेस पालतू कैप्सूल थे, ये वास्तव में अब मायने नहीं रखता था, एक ही उसकी जान लेने के लिए काफ़ी था।
और इसमें कोई संदेह नहीं था, सेलेस्टियल्स के पास क्रिस्टल बेस पालतू जानवर कैसे नहीं हो सकते थे। वे स्वाभाविक रूप से क्रिस्टल बेस स्तर के थे। दूसरी ओर लिन शेन हैरान और प्रसन्न दोनों था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि पेट कैप्सूल पिस्तौल जैसी कोई चीज़ होगी। तियानशिन के विवरण के अनुसार पेट कैप्सूल पिस्तौल एक ऐसा उपकरण था जो पालतू जानवरों के परिवर्तन को तेज करता था और उन्हें शुरुआती गति देता था। 44 तक गति करने में सक्षम होने के कारण वह चीज़ वास्तव में भयानक थी। ये पालतू कैप्सूल को लड़ाकू रुख में बदलने के लिए कुंजियों का उपयोग करने से कहीं अधिक तेज थी और इसे बाधित करना लगभग असंभव था। हालांकि लिन शेन को अभी भी समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि पालतू कैप्सूल पिस्तौल का उपयोग करने के लिए पालतू जानवरों को उनके लड़ाकू रूप में बदलने के लिए चाबियों की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए चाबियां रखने का क्या मतलब था। लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसे देखकर लिन शेन खुश था। अगर ऐसा था तो उसे बस बंदूक छीनने की ज़रूरत थी और अंदर मौजूद सभी पालतू जानवर उसके हो जाएंगे, है ना। हाईटेक गैजेट्स मुझे पसंद हैं। लिन शेन बेस म्यूटेशन की शक्ति का उपयोग करते हुए अपने स्टील बॉडी में बदल गया। रहस्यमय स्टील सामग्री उसके शरीर से बह रही थी, उसके बाहरी हिस्से को ढांक रही थी और एक दर्पण जैसा कवच बना रही थी जो उसके पूरे व्यक्तित्व को घेरे हुए थी। अभी गोली मत चलाना, चलो बात करते हैं। हम वास्तव में जीत जीत की स्थिति के लिए सहयोग कर सकते हैं, दुश्मन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिन शेन जल्दी से चट्टानों के पीछे से बाहर चला गया। उसे पालतू कैप्सूल को फायर करने से पहले तियानशिन के 7 कदम के भीतर जाना था। जब तियानशिन ने किसी और को आते देखा तो वह पहले तो चौंक गया, लेकिन जब उसने महसूस किया कि नवागंतुक स्टील के कवच में लिपटा हुआ था तो वह हंसी से आग बबूला हो गया। आज कौन सा दिन है कि सभी प्रकार के कचरे ने बाहर आकर मुझे घृणा करने की हिम्मत की। पहले एक अपंग मिश्र धातु, अब कुछ कचरा स्टील। मेरे साथ सहयोग करें। तुम जंगली समाज के बर्बर लोग, मैल और गंदगी, तुम्हें मेरे साथ सहयोग करने का क्या अधिकार है? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं घायल हूं इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकता? मत जाओ, वापस जाओ। वेई वुफू ने लिन शेन को बाहर आते देख भौहें सिकोड़ लीं। वह जानता था कि हालांकि लिन शेन सिर्फ स्टील लेवल का था, अगर वह वास्तव में लड़ना शुरू कर देता तो अलॉय लेवल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन आखिरकार उनके लेवल में स्पष्ट अंतर था। एक उत्परिवर्तित अलॉय प्राणी के खिलाफ उन दोनों के लिए यह बहुत कठिन काम था और उनके सामने ये तियानशिन उत्परिवर्तित अलॉय प्राणी की तुलना में संभालना बहुत मुश्किल था। लिन शेन ने पहले बहुत तेज गति दिखाई थी, लेकिन पेट कैप्सूल पिस्तौल की 44 गति की तुलना में ये बहुत धीमी थी। अध्याय 40 मित्र बनाना। अनुवादक 54,96,90,339। लिन शेन ने वेई वुफू को अनदेखा किया और चलते हुए कहा, क्या तुम्हें ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? मुझे परवाह नहीं है कि तुम यहाँ क्यों हो। तियानशिन स्पष्ट रूप से इसे नहीं मान रही थी। उसकी बंदूक अभी भी वेई वुफू पर निशाना साधे हुए थी, वह ट्रिगर खींचने वाली थी। उसके विचार में एक अक्षम मिश्र धातु स्तर भी लिन शेन एकमात्र स्टील स्तर से बड़ा खतरा था। क्या तुम जानते हो कि बेस वेरिएंट प्राणियों से अधिक उन्नत कोई प्राणी है? उसे मार दो और तुम कभी नहीं जान पाओगे कि वह प्राणी कहाँ है। लिन शेन ने अपनी बात तेज कर दी। वह वेई वुफू की जान बचा सकता था या नहीं, यह अब भाग्य पर निर्भर था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तियानशिन ने वास्तव में अपनी उंगली रोक दी। हालांकि उसकी बंदूक वेई वुफू पर निशाना साधे रही, उसकी नज़र लिन शेन पर चली गई। ऐसा लगता है कि तुम समझ गए हो कि मेरा क्या मतलब है न? लिन शेन ने चलते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि वह वेई वुफू की ओर जा रहा है, जबकि वास्तव में वेई वुफू की स्थिति तियानशिन से 7 कदम की दूरी पर थी। तियानशिन ने उसे नहीं रोका और ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो तुम जानते हो वह तुम्हारे जीवन के बदले में मिल सकता है। बेस वेरिएंट प्राणियों से ऊपर एक और भी उच्चतर जीवन रूप है, तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए, है न? लिन शेन ने कहा, यह सिर्फ एक किंवदंती है। मुझे मत बताओ कि इस ग्रह पर ऐसा कुछ है। तियानशिन ने अविश्वास से कहा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह गोली चलाने वाली थी। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो गोली चलाओ। लिन शेन वेई वुफू के पास पहुंच गई थी और उसने मन ही मन राहत की सांस ली। मुझे विश्वास हो या ना हो, यह मेरे ऊपर है, बस तुम जो कहने जा रहे हो उसे पूरा करो, तियानशिन ने कहा। मैं इसे समझा नहीं सकता, लिन शेन ने अपना सिर हिलाया। तुम समझा क्यों नहीं सकते? तियानशिन ने हैरान होकर पूछा। क्योंकि मैं और कुछ नहीं बना सकता, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मौत को बुला रहे हो? लिन शेन द्वारा अपमानित महसूस करते हुए तियानशिन ने वेई वुफू को गोली मारने की जहमत नहीं उठाई, बंदूक को लिन शेन की ओर घुमाया और ट्रिगर खींच दिया। लिन शेन को वह प्रतिक्रिया मिली जो वह चाहता था। जैसे ही तियानशिन की उंगली ट्रिगर खींचने के लिए आगे बढ़ी, उसकी गति अचानक एक अकल्पनीय गति तक बढ़ गई। एंजल रिवॉल्वर की शूटिंग की गति 44 है, जो क्रिस्टल बेस से तेज है, लेकिन लिन शेन की गति अब 44 से आगे निकल गई, लगभग एक प्रेत की तरह। तियानशिन की उंगली ने ट्रिगर पूरी तरह से खींचा ही नहीं था कि लिन शेन उसके सामने आ गई।
संदेह, आश्चर्य, अविश्वास और भय से भरी उसकी निगाहों के सामने लिन शेन की उंगली ने उसके शरीर पर एक क्यूपॉइंट को बुरी तरह से मारा। तियानशिन का शरीर तुरंत ही वहीं जम गया, ट्रिगर आधा खींच गया, आगे नहीं जा सका। असंभव, स्टील लेवल कचरा, इसकी इतनी गति कैसे हो सकती है? और इसके अलावा उस आदिम और असभ्य मानव जाति से। तियानशिन को लगा कि उसका विश्व दृष्टिकोण और ज्ञान पलट गया है। स्टील लेवल संभवतः इतना तेज नहीं हो सकता, यह एक कठोर नियम था। मनुष्यों का तो कहना ही क्या, जो ब्रह्मांड में थोड़े समय के लिए ही रहे थे, लेकिन ब्रह्मांड में अनगिनत युगों से विकसित हुई जातियां भी स्तरों के बीच की बाधाओं को नहीं तोड़ सकती थीं। तियानशिन को और भी अधिक हैरानी इस बात से हुई कि हालांकि वह घायल थी, लेकिन उसके शरीर की ताकत बनी हुई थी। स्टील लेवल, चाहे किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसे एक ही वार से कैसे स्थिर कर सकता है, जिससे उसके लिए बोलना भी मुश्किल हो जाए। तियानशिन ने लिन शेन की ओर देखा, उसकी आंखें भ्रम और उलझन से भरी हुई थीं। वेई वुफू की आंखें भी इसी तरह जटिल थीं, क्योंकि वह चुपचाप सोच रहा था, यह आदमी और भी ज्यादा अपमानजनक होता जा रहा है। लिन शेन ने परवाह नहीं की कि वे क्या सोचते हैं और धीरे धीरे तियानशिन के हाथ से पेट कैप्सूल गन को हटाने के लिए आगे बढ़ा। लिन शेन के विचार में बिना कारपेस के एक सेलेस्टियल को संभालना बेस वेरिएंट क्रिएचर से कहीं ज्यादा आसान था। तियानशिन का शरीर अविश्वसनीय रूप से लचीला था, एक अलॉय लेवल हथियार से एक वार शायद उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वह कमजोर थी। एक्यूपॉइंट सीलिंग नर्म लक्ष्यों पर बेहतर काम करती थी। वे जितने कठोर होते थे, उन्हें सील करना उतना ही मुश्किल होता था, जितना नर्म होता था उतना ही आसान होता था। यहाँ तक कि सबसे लचीला प्राणी तलवारों और बंदूकों से अप्रभावित आसानी से हार मान लेगा यदि आप उनकी कमजोरियों को खोज लें। कभी कभी लिन शेन खुद महसूस करते हैं कि एक्यूपॉइंट को सील करने की क्षमता मानव स्वभाव की तरह ही है। यदि आप पर्याप्त रूप से दृढ़ इच्छाशक्ति वाले हैं तो दूसरों के लिए आपको हेरफेर करना मुश्किल है। लेकिन यदि आप बहुत कमजोर इच्छाशक्ति वाले हैं, भले ही आप स्वाभाविक रूप से मजबूत हों, फिर भी आपको हेरफेर करना आसान है। कमजोरों को धमकाना और मजबूत लोगों से डरना मानव स्वभाव है। वेई, क्या तुम जानते हो कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? लिन शेन ने पालतू कैप्सूल पिस्तौल के निर्माण को देखा, जो रिवॉल्वर के समान ही था, लेकिन इसमें कुछ अंतर भी थे। तियानशिन के कवच के समान बंदूक के सफ़ेद जेड शरीर पर रहस्यमय प्रतीकों को उकेरा गया था, और इसका डिज़ाइन अतिरंजित था, या बल्कि भड़कीला था, जिसमें रेट्रो और तकनीकी सौंदर्यशास्त्र का मिश्रण था। बंदूक की फायरिंग पिन एक छोटे से देवदूत के पंख के आकार की थी, जो बहुत अनोखी लग रही थी। लिन शेन शूटिंग कर सकता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि मैगजीन कैसे खोली जाती है। इसे खोलने का तरीका किसी भी बंदूक से अलग था जो उसने पहले देखी थी। वह देखना चाहता था कि अंदर कौन से पालतू कैप्सूल हैं। हाँ, वेई वुफू ने सिर हिलाया। लिन शेन ने उसे बंदूक सौंपी, और वेई वुफू ने बंदूक को झटका देने से पहले उस पर कुछ दबाया, जिससे बंदूक का सिलेंडर एक कोण पर बाहर निकल आया। वेई वुफू ने उस पर नजर डाली और बंदूक वापस लिन शेन को सौंप दी। जब लिन शेन ने बंदूक उठाई और उसे देखा, तो वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। क्या कंगाल है, अभी भी दिखावा करने की कोशिश कर रहा है, बेशर्म। बंदूक के सिलेंडर में 7 कक्ष थे, जिनमें से प्रत्येक में एक पालतू कैप्सूल रखा जा सकता था। हालांकि 6 खाली थे, जिनमें से केवल एक में मिश्र धातु स्तर का पालतू कैप्सूल भरा हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि उस आदमी ने कभी गोली नहीं चलाई। पता चला कि वह केवल एक बार गोली चला सकता था, और यह भी निश्चित नहीं था कि वह वेई वुफू को मार देगा। लिन शेन ने बंदूक के सिलेंडर को वापस खींच लिया। स्टॉक, चाबी, वेई वुफू ने एक और शब्द जोड़ा। वेई वुफू का मतलब समझते हुए लिन शेन ने बंदूक पर उसी जगह दबाया। उसने स्टॉक के नीचे से एक मैगजीन जैसी कोई चीज़ निकाली, जिसमें गोलियां नहीं थीं, बल्कि एक चाबी थी। ये चीज़ बहुत ही सरलता से डिज़ाइन की गई है। लिन शेन ने कुछ देर तक इसके साथ खेला, और जल्द ही वह पूरी तरह से समझ गया कि इसका उपयोग कैसे करना है। सुखद आश्चर्य से भर गया। दूसरों के लिए ये पालतू जानवरों का उपयोग करने के लिए एक दुर्जेय हथियार था, लेकिन चाबी अंदर के पालतू जानवरों की ताकत थी। बंदूक केवल एक त्वरक थी। लेकिन लिन शेन के लिए इस उपकरण के साथ वह क्रिस्टल बेस स्तर पर उन लोगों की तुलना में भी अधिक तेज गति प्राप्त कर सकता था। हालांकि लिन शेन को अभी भी ये पता नहीं चल पाया था कि पालतू जानवरों के परिवर्तन और गति को तेज करने वाली ऊर्जा कहाँ से आती है, और क्या इसका अनिश्चित काल तक उपयोग किया जा सकता है। लिन शेन ने वेई वुफू से पूछा, जिन्होंने कहा कि उन्हें भी नहीं पता। मनुष्य ऐसी चीज़ नहीं बना सकते, यह एक एलियन तकनीकी उत्पाद था। केवल कुछ मनुष्यों के पास ही ये था, जो ज़्यादातर एलियंस के साथ खरीद या वस्तु विनिमय के जरिए हासिल किया गया था। वेई वुफू को पहले भी कुछ पालतू कैप्सूल पिस्तौल मिले थे, लेकिन वह केवल उनका उपयोग करना जानता था। इसी तरह उनके डिज़ाइन की समझ की कमी थी। लिन शेन ने तियानशिन को एक बार फिर थपथपाते हुए कहा, तुम्हारा नाम तियानशिन है न? मैं तुम्हें अब एक मौका दे रहा हूँ। तुम इसे जब्त कर सकते हो या नहीं, ये तुम पर निर्भर है। तियानशिन ने तुरंत बोलने की शक्ति वापस पा ली।
कुछ बार उसका रंग बदलने के बाद उसने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त तुम सही थे, मुझे लगता है कि हम आपसी लाभ के लिए सहयोग कर सकते हैं। चलो दोस्त बने। इसके बाद तुम मुझे यह नहीं बताओगे कि तुम इस ग्रह पर ऐसे अस्तित्वों के बारे में जानते हो जो बेस वेरिएंट प्राणियों से ऊपर हैं, है ना? लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। तियानशिन ने गंभीरता से कहा, वास्तव में कुछ हो सकते हैं, हालांकि मैं निश्चित नहीं हो सकता। मुझे बस इतना पता है कि इस ग्रह पर एक रियल्म किंग की मृत्यु हुई थी, और अगर हम उसके अवशेष पा सकें तो हम महान ऊंचाइयों पर चढ़ सकेंगे। मैं उसी रियल्म किंग के अवशेषों के लिए यहाँ आने के लिए मृत्यु और कठिनाई का सामना कर रहा हूँ। रियल्म किंग? लिन शेन ने हैरान होकर तियानशिन को देखा। स्वर्ग को अपने क्षेत्र के रूप में विभाजित करना, राजा के रूप में पृथ्वी पर शासन करना, हजारों सितारों पर शासन करना, अनगिनत जातियों पर जीवन और मृत्यु की शक्ति रखना, ऐसा ही एक रियल्म किंग होता है। ब्रह्मांड में केवल सबसे शक्तिशाली और अजेय राजाओं को ही रियल्म किंग कहलाने का अधिकार है, तियानशिन ने धीरे से समझाया।